नमस्कार, प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडाल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, 4 भारतीयों को लगी गोली, 1 की हुई मौत। बिहार में कोरोना से 36वीं मौत, जहानाबाद के युवक की हुई मौत। मुजफ्फरपुर नगर निगम में घोटाला, कागज पर चल रही कंपनी भी टेंडर में हुई शामिल, मेयर समेत 10 के खिलाफ FIR। और बिहार में हाई और +2 स्कूल में अगले माह 30,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई है। फायरिंग की यह घटना में 4 भारतीयों को गोली लगी है, तो वहीं एक शख्स की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर के विवाद जारी है। नेपाली संसद ने इसे लेकर के एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें भारत के कई सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल का बताया है, जिसे लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव है। गोली लगने से घायल होने वालों में 2 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीतामढ़ी के सोनवर्षा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव की है। दोनों देशों के बीच फिलहाल नक्शे को लेकर के तानातानी जारी है। और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है। नेपाल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों ने अंधाधुंध हमारे मजदूरों के ऊपर फायर किया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और 2 मजदूर सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, जिन्हें सीतामढ़ी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैं आपको ये भी जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि नारायणपुर बॉर्डर के ऊपर नेपाल आर्मी तैनात हो गई है और हमारी भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम कर रही है, SSB, वो भी अपने तैयारी के साथ है, लेकिन सख्ते में है। हमारी पूरी बिहार की जो प्रशासन है वो भी सख्ते में है। इस तरह का इंसिडेंट क्यों हुआ? ऐसा होना ये पहली बार हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और भारत के ऊपर। बिहार के CM नीतीश कुमार रोहतास जिला के जदयू कार्यकर्ता से डिजिटल संवाद किए। इस दौरान उन्होंने जदयू कार्यकर्ता से जनता से जुड़े रहने के कई टिप्स दिए, साथ ही न्याय के साथ विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। इस दौरान कार्यकर्ता ने भी अपनी बात नीतीश कुमार तक पहुंचाई। भारत में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक राज्य में 250 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक राज्य के कई जिलों से कुल 250 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके पहले अब तक एक दिन में 243 मरीज मिलने का हाई था। अनलॉक होने से पहले ही लॉकडाउन में 30 मई को सबसे ज़्यादा 242 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त एक ताज़ा अपडेट भी सामने आई है, जहां कोरोना के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। शुक्रवार को कोरोना से जहानाबाद में पहली मौत है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मधुबनी के राजनगर प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत सतगढ़ा में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए लगभग 10 जगहों को सील कर दिया है, जिसका नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी आशुतोष कुमार, थाना प्रभारी अमृत कुमार शाह ने किया। 14 दिनों के लिए सभी दुकानदार घरों पर रहेंगे, यानी कि होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दिए गए हैं और सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने की भी हिदायत दिया गया है। पूरा कंटेनमेंट जोन को घोषित किया गया है। 14 दिन लॉकडाउन का पालन कराना है। इस एरिया में किसी तरह का किराना, सब्जी, फल, किसी तरह का दुकान नहीं खुला हुआ रहेगा, चाहे दवाई का दुकान क्यों ना रहे। 14 दिनों के लिए पूर्ण रूप से सबको होम क्वारंटाइन हो जाना है। जैसे सरकार का जो निर्देश होगी उस मुताबिक हम लोग करेंगे। कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया, 14 दिन का फिर से लॉकडाउन हो गया, क्या बताना चाह रहे हैं आप बताइए। इसमें आदमी के खुद की सुरक्षा के लिए तो ये जरूरी है। इसमें अगर किसी तरह का जो है कोई आदमी सुरक्षित रहेगा, पहले जान है उसके बाद जहान है। क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार साहू। सब बंद हो सब। इस एरिया को
कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ पे सारी जितने भी तरह की दुकान है उस सबको बंद कर देना है 14 दिनों के लिए। अगले 14 दिनों तक कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे नहीं खुलेगी, चाहे वो किराना दुकान रहे, दवाई दुकान रहे या फिर और भी किसी तरह की दुकान रहे। सारी की सारी दुकान बंद रहेगी 14 दिनों के लिए। अगर इस चीज का कोई उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोविड एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सारी दुकान बंद हो जानी चाहिए। आपसे 14 दिनों के लिए कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, चाहे वो किराना दुकान हो, चाय दुकान हो, चाहे दवाई दुकान हो। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित नगर निगम में घरों से कचरा उठाने के लिए खरीदी गई ऑटो ट्रिपर वाहन की खरीद में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। निगरानी की शुरुआती जांच में जनप्रतिनिधि, अभियंता और अधिकारी की मिलीभगत सामने आई है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से साल 2017 में खरीदी गई ट्रिपल वाहन की खरीद में नियम को ताक पर रखकर सरकारी पैसे का बंदरबाट किया गया था, जबकि खरीदे गए वाहन पिछले 2.5 सालों से जंग खाकर कबाड़ में बदल गए हैं। निगरानी की जांच में फिलहाल 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में मेयर सुरेश कुमार खुद को कोर्ट से जमानत पर हैं और खुद को निर्दोष भी बताया है, जबकि तत्कालीन नगर आयुक्त रंगनाथ चौधरी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि दूसरे नगर आयुक्त रमेश रंजन सचिव स्तर के पद पर आसीन है। चार्जशीट दायर करने की सुगबुगाहट के साथ ही मेयर के विरोधी खेमों के पार्षद ने मेयर से इस्तीफे की मांग भी करनी शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के बीजेपी मंडल कार्यालय राजनगर में उपस्थित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्गत जनता के नाम पत्र को राजनगर मंडल के शिवीपट्टी गांव एवं भटसिमड़ मंडल के भटसिमड़ गांव से वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। पत्र वितरण कार्यक्रम 11 जून से प्रारंभ होकर 30 जून तक किया जाएगा। विधायक 37 राजनगर जिला मधुबनी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मतदाता के नाम पत्र जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री पिछले सत्र में और इस सत्र के 1 साल में जो भी काम किए हैं उस पत्र के माध्यम से इस कोरोना महामारी की विकट स्थिति को देखते हुए वे स्वयं लोगों के बीच नहीं आकर के पत्र के माध्यम से मतदाताओं को उन्होंने प्रणाम किया है और 6 साल के कार्यकाल का उन्होंने ब्यौरा दिया है। जो हमने बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में छठे चरण के नियोजन के लिए अंतिम रूप से चयनित 30,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले महीने यानी जुलाई में नियोजन पत्र मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार जून को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 जुलाई को नगर निकाय और 15 जुलाई को जिला परिषद में नियोजन पत्र बांटा जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार बोर्ड ने अपने हाथ संविदा पर काम करने वालों पर अधिकारी और कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का फैसला किया है। बोर्ड ने काम करने वाले संविदा कर्मियों की नौकरी 26 जुलाई के बाद खत्म कर दी जाएगी। इस संबंध में बोर्ड के सचिव ने एक आदेश भी जारी किया है। संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी को 11 महीने के पहले नियोजन के बाद समय समय पर 11 महीने के लिए सेवा का विस्तार दिया जाता रहा है। विस्तार के संबंध में 22 मई 2018 को जारी शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संविदा कर्मियों को 26 जुलाई 2020 तक ही सेवा अवधि का विस्तार दिया जाना है। लिहाजा अब 26 जुलाई के बाद इनकी सेवा नहीं ली जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर संचालित जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा 300 जरूरतमंद परिवार के बीच राशन सामग्री पहुंचाई गई है। संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा गंगौर के कृष्णा इंडियन निधि लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार के सहयोग से अभी भी लंबे लॉकडाउन होने के कारण डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से बेहद जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री का भी वितरण किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर राजद नेता उमेश यादव ने पटना सिटी में मजदूर सम्मान दिवस के मौके पर 501 महिलाओं के बीच साड़ी और जलेबी का वितरण कर अपने नेता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। राजद नेता उमेश यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं और उनके जन्मदिन पर 501 महिलाओं के बीच साड़ी वितरण कर सम्मान किया। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के 73वां जन्मदिन मनाया गया और
आज खास दिन है कि लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा थे और हैं, और इसलिए आज इनको गरीब सम्मान दिवस के रूप में हम लोग आज इनका जन्मदिन मनाए हैं। और गरीब महिला माँ बहनों के इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग इनको माँ बहनों के कपड़ा का वितरण किया। बिहार के लोगों को अगले 3 पुलों की सौगात मिलने वाली है। इनमें से 2 नए पुलों पर आवागमन शुरू हो जाएगा, जबकि एक नए पुल का निर्माण शुरू होने वाला है। तीनों की ताजा स्थिति संबंधित रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही तारीख तय कर इन पुलों का उद्घाटन और शिलान्यास हो जाएगा। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा। 4 दिन वाले इस पुल के निर्माण की लागत तकरीबन 2961 करोड़ है। एजेंसी का चयन भी हो चुका है। अप्रोच रोड सहित पुल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। पुल निर्माण को 115 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि केंद्र से मिले निर्देश के अनुसार राज्य शिलान्यास और उद्घाटन पर निर्णय लेगी। आपको दिखाओ कि कैसा पेपा पुल बना है। पटना के रालोसपा प्रदेश कार्यालय को पटना और प्रशासन की टीम ने जबरन खाली कराने के लिए पहुंचे, जिस पर रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला किया। रालोसपा प्रदेश कार्यालय को खाली कराने के लिए प्रशासन के लोग यहां आ रहे हैं। हमारे ऑफिस पर आज तक जब भी जो भी बिल रेज हुआ है, हमने उस बिल का समय रहते भुगतान किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में एक बिल भी है पहले से। 31 मई 2020 तक की बकाया राशि हमसे वसूलने के लिए इस बिल को भेजा गया है। 8 जून को यह बिल कार्यालय में रिसीव हुआ है। आज 12 जून है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भी बकाया राशि है उसका हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सत्ता संपोषित लोगों द्वारा, सत्ताधारी दल द्वारा रालोसपा के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का यह एक असफल प्रयास है। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आप रालोसपा के प्रदेश कार्यालय को खाली नहीं करवा पाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर के जिले में प्रतिदिन नए मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण का खतरा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि सकून की बात यह है कि कोरोना संक्रमित आधे से अधिक मरीज ठीक होकर वापस घर भी जा चुके हैं। तो वहीं कुल 46 मरीजों का इलाज आइसोलेशन सेंटर में भी जारी है। गुरुवार को आए जांच रिपोर्ट में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 46 हो गए हैं, जबकि 6 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। अब तक कुल 63 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। जानकारी देते हुए सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि गुरुवार को जिले में 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है। कोविड-19 के संबंध में आज दिनांक 11 जून 2020 का अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है। कल देर रात 7 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में 109 हो गई है। साथ ही साथ 6 पॉजिटिव केसेज जो पूर्व में पॉजिटिव थे, उनका सैंपल भेजा गया था, वो निगेटिव आया है, वो रिकवर कर गए हैं, इसलिए उनको आज आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार कुल डिस्चार्ज किए जाने वाले मरीजों की संख्या 63 हो गई है। तो 109 पॉजिटिव मरीज और 63 डिस्चार्ज किए हुए मरीज को घटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में 46 आज के डेट में है, जो जिसका इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। जो 7 नए पॉजिटिव केसेज आए उनको भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, इलाज शुरू कर दिया गया है। अभी तक टोटल 2201 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें कि 1960 का रिपोर्ट आया है, 1791 का नेगेटिव है। कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जो आजकल में रिपोर्ट आ जाएगा। मेरा पुनः जिलेवासियों से अनुरोध है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, अनावश्यक अपनों घरे सुना निकलें और अफवाहों पर न जाएं, अफवाहों से बचें। कोरोना पॉजिटिव मरीज की निजता के संबंध में उनका पहचान उजागर करना कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधित है, इसलिए मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि किसी भी पॉजिटिव मरीज के पहचान को उजागर ना करें, यह प्रतिबंधित है। और मेरा व्यक्तिगत अनुरोध रहेगा कि मास्क के संबंध में जो निर्देश दिया गया है ICMR गाइडलाइंस के तहत और विभागीय गाइडलाइंस के तहत, उसका अच्छे से पालन करें। मास्क के प्रयोग से ही हम इस संक्रमण पे प्रभावी रूप से नियंत्रण पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टिड्डियों को लेकर के सासाराम में भी किसान सतर्क है, चूंकि यह इलाका सीमावर्ती है। ऐसे में सूचना मिल रही है कि टिड्डी का दल यूपी के कुछ इलाकों तक पहुंच गई है। ऐसे में यहाँ के किसान भी पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में कहीं कहीं टिड्डियों के दल को देखा जा रहा है, जो फसल के पत्ती तथा फूलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसे किसी तरह शोर करके या हवा देकर उड़ा रहे हैं। जिला कृषि
विभाग भी अपनी ओर से एडवाइजरी जारी की है तथा टिड्डियों पर पूरी तरीके से नजर भी रख रही है। तो थोड़ा बहुत की मात्रा में आया है यहाँ, और वो सब्जी का पत्ती चढ़ जा रहा है। हम लोग सतर्क हैं, गमछी से किसान लोग हिला रहे हैं और दवाई का छिड़काव लोग कर रहे हैं और भयभीत हैं कि यहाँ अभी तो कम है, नुकसान कम हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की तरह अभी चला है तो यहाँ तो सारा खेती चौपट हो जाएगा। कोरोना महामारी में पुलिस वाले अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सासाराम जिले से आ रही है, जहां एक ढाबे पर ट्रक लगाकर खाना खा रहे हैं ट्रक ड्राइवर को वन विभाग की टीम पकड़ने पहुंची, जिसके बाद ढाबा के संचालक महिला ने इसका विरोध किया। महिला का कहना है कि जो ट्रक ड्राइवर थे वो अपने गाड़ी तथा सामान का सभी कागज दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी जबरन ट्रक को ढाबा पर ले जाया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। तो पुलिसकर्मी ने उनके साथ तथा ट्रक ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार भी किया। बताया जाता है कि बाद में कई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। यह पूरा घटनाक्रम अग्रेर थाना के बैजल की है। जो आप कहिएगा वही आइए, बोलिए ना, आप बोलिए, आइए बोलिए, महिला से आइए, बस आइए। अरे हम लोग छतरपुर से माल लेकर आए हैं, वही में गाड़ी धर लिया, तो ये जाकर फंस गए तो सुबह में छोड़ दिया। ऐसा बहुत तंग किया हम लोग का। होटल ढाबा में 6 ट्रक ड्राइवर और खलासी खाना खाने आए। इस दौरान वन विभाग के 2 गाड़ी लेकर आया और बोलता है कहाँ है ड्राइवर, गाड़ी लेकर चलो, लगाओ वहाँ। ड्राइवर लोग अपना चालान दिखाया, जो वन विभाग का मोहर था वो सारा स्लिप दिखाया, टोल प्लाजा दिखाया। उसके बाद भी तकरीबन 12 बजे रात से 3 बजे मॉर्निंग तक उन लोग को परेशान किया। उसके बाद बोला सारा चेक सब 1 नंबर का कागज़ निकलने के बाद, सब कुछ 1 नंबर होने के बाद भी वो लोग ये मुफस्सिल थाना से, अग्रेर थाना से सारे फोर्स बटोर कर बोले कि थाना DFO साहब गाड़ी वहाँ मंगवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारा 1 नंबर का उसका सब काम है तो ये प्रशासन बेवजह ट्रक मालिक भी आए, लेट नाइट 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात में आए बेचारा। वो लोग भी बोले कि सब कुछ सही है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, DFO साहब गाड़ी वहाँ मंगवाए हैं। तो ये कौन सा प्रशासन अपना ड्यूटी कर रही है? ये तो गुंडागर्दी कर रही है। इसके ऊपर कोई ऊपर का जो भी अधिकारी को फ़ोन किए वो बोल रहे हैं कि मैडम उनका काम करने दीजिए, गाड़ी ले जाने दीजिए। जब सारा काम उनका 1 नंबर का है तो क्यों परेशान कर रहे हैं पब्लिक लोग को, ट्रक मालिक को, ड्राइवर को मारे भी 2-4 थप्पड़। यहाँ सब बच्चा लोग के साथ हाथापाई किए, बोले कि इसके लिए हमको किरान मंगाना पड़ेगा, जैसे भी हम ट्रक यहाँ से ले जाएंगे। जब अवैध माल रहता है तो खुद ही पब्लिक लोग सपोर्ट करता है कि इसको ले जाइए। जब सारा प्रोसेस उसका पूरा कर लिए तब भी निर्णय निकला कि नहीं सारा 1 नंबर है, तो ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं प्रशासन? भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने रोहतास जिला में विकास की अपार संभावना व्यक्त की है तथा कहा है कि अगर डालमिया नगर का कारखाना शुरू हो जाए तो इस इलाके के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने रोहतास के डेहरी और सोन में कहा है कि यह पूरा इलाका पर्यटन का हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक किला तथा मकबरा मौजूद है, सोन नदी का किनारा तथा सुंदर पर्वतीय भाग है। उन्होंने कहा है कि वे इसके लिए जल्द ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलकर बात भी करेंगे तथा रोहतास को पर्यटन हब बना दिए जाने से आसपास के कई जिलों के लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ हम इंडस्ट्री खोलने की बात करते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको ऑलरेडी रेलवे ले चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहां तक रोहतास की बात है तो रोहतास में 2 चीज़, एक तो रोहतास इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी डालमिया नगर की, अगर इसको सही ढंग से शुरू कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को तो पलायन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। जितने आए हो मजदूर है नहीं, बाहर से भी मजदूर आके यहाँ काम करने लगेंगे। शिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उनको भी नौकरियां मिल जाएगी। दूसरा आपने उठाया था, यहाँ सबसे बड़ी समस्या टूरिज्म की भी है। अगर टूरिज्म का रोहतास किला वगैरह को और इस तरह से शेरशाह का मकबरा है, गुप्ता धाम है, भलुनी धाम है, यहाँ ताराचंडी है, इन सबको एक कनेक्शन कर दिया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके तहत मैं कोशिश कर रहा हूँ, टूरिज्म मंत्री से भी बात करूंगा, राष्ट्रीय केंद्रीय टूरिज्म मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करने वाला हूँ। पूरी इसकी तैयारी करके
और एक रोहतास किला पे जो आपका रोपवे बन रहा है, और यह सड़क यहाँ से जा करके रोहतास किला होते हुए कैमूर तक बन जाता है, धौरा तक, तो ये टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर होगा लोगों के लिए, और इसमें हर लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं मानता हूं कि रोहतास में इतना पोटेंशियल है कि बिहार सरकार और भारत सरकार थोड़ी सी कोशिश कर दे तो यहाँ के युवाओं को तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार के आधा युवा का खपत यहाँ पर हो जाएगा। डालमिया नगर फैक्ट्री अगर चालू हो जाए और टूरिज्म का हब इसको बना दिया जाए, और रोहतासी नहीं पूरे शाहाबाद में टूरिज्म हब बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है। उसका एक और कारण होगा, जैसे आप देखिए सारनाथ और गया के बीच में जो लिंक है 6 लेन रोड का, हाईवे का और रेलवे का, तो अगर रोहतास में टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, जैसे आपको बताया मैं रोहतास का किला वगैरह, तो यहाँ एक पड़ाव के रूप में काम होगा और होटल इंडस्ट्री भी बूम कर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया और हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए ताकि हमारे मजदूर भाइयों को प्रवासी नहीं कहना पड़े, इनको बाहर नहीं जाना पड़े। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।